एक हमारे पास इन्फानाइट प्लेन है, एक प्लेन जिसकी डायमेंशन हमने इन्फानाइट कंसीडर कर रखी है, और उस प्लेन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर प्लेन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। तो देखा जाए अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्री हो उसके एग्जांपल देख लिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो तो उसके एग्जांपल देख लिए। अब हम देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्लानर सिमेट्री हो तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे इन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? प्लेन सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसके लिए मैं मानता हूं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ डायमेंशन की एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो लेट अस कंसीडर an infinite plane having surface charge density। क्या लिया है surface charge density? डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, इट विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये मैंने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसिडर कर रहा हूँ। लेट अस कंसिडर द लेंथ ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट इज दिस, एंड हमने ऐसा प्लेन शीट एक बना लिया। ये एक प्लेन शीट मैं कंसिडर कर लिया। दिस इज एन इनफाइनाइट लेंथ ऑफ शीट, ठीक है। एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि ये प्लेन हमारा, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस है। तो जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है वो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सेटअप कर रखा है, ठीक है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो कंसिडर किया है वो कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो डायमेंशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस है हमारे प्लेन का, वो इनफाइनाइट है। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस भी ये इनफाइनाइट है। एट दैट कंडीशन अगर ये लेंथ और ये डायमेंशन अगर इनफाइनाइट हो तो अगर हम उस प्लेन के सामने किसी आर सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आर सेपरेशन पे यहाँ ले, आर सेपरेशन पे यहाँ ले, तो जैसे जैसे आर सेपरेशन पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट होगा। अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम देखेंगे लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। नाउ अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब अगर इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस बाहर, ये आर सेपरेशन पे अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ और यहाँ पे अगर एक सर्कुलर सरफेस कंसिडर करें तो उस पूरे सर्कुलर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। सिमिलरली इस प्लेन शीट के पीछे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमारे आर सेपरेशन पे ही जो फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। नाउ अब अगर हम इन दोनों फ्लैट सरफेस को ज्वाइन करें तो हम देखेंगे कि इसके थ्रू जो हमारे पास सरफेस के थ्रू हमें मिल रहा है सरफेस, ये डायग्राम के थ्रू जो गॉसियन सरफेस मिल रहा है वो गॉसियन सरफेस कैसा है? तो हम कहेंगे द गिवन गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल बाय नेचर, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करते हुए जो हमने पीछे डिस्कस कर रखा है कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे देखें तो हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस एक प्लेन शीट ऑफ पेपर के लिए आएगा वो कैसा आएगा? गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अगर हम कंसिडर करें तो हम, क्योंकि ये सीट हमारा प्लेन है तो इस पे हम, ये मैं अगर प्लेन सीट कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ मैं एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करा जाए
तो हम क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी इस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम चाहे तो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, पिल बॉक्स गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं और हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारी बुक ने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेने के लिए प्रेफर करा है, तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के बेसिस पे इसको स्टडी करते हैं। नाउ अब देखा जाए तो टोटल फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो वो क्या आएगा, तो हम कहेंगे फ्लक्स थ्रू फेस नंबर 1 इस फेस से, साथ में फ्लक्स इस फेस से, और साथ में फ्लक्स जो ये कर्व सरफेस आ रहा है उसके थ्रू। नाउ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस हमने लिया है, सरफेस नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो राइट साइड होगी। सरफेस 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई ऐसा। और सरफेस नंबर 3 जो कर्व सरफेस ले रहे हैं उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसी ही होंगी। नाउ अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टोटल फ्लक्स, तो हम कह सकते हैं फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस नंबर 1 प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस नंबर 2 एंड प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। और इसकी वैल्यू गॉस के हिसाब से टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होनी चाहिए। नाउ अगर देखा जाए तो इस फ्लैट सरफेस के थ्रू, ये फ्लैट सरफेस हम जो यहाँ पे ले रहे हैं सिलेंडर का, अगर यहाँ सिलेंडर बनाया जाए तो सिलेंडर का ये वाला जो फ्लैट सरफेस है उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस फ्लैट सरफेस का एरिया मैंने ए कंसिडर किया और कॉस की वैल्यू 0 डिग्री, जिसके कारण ये होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो उस सिलेंड्रिकल के फ्लैट सरफेस से लिंक होगी वो आउटवर्ड जाती हुई रहेंगी और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। सो वहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को हमें मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज दिस ए, इट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। नाउ अब अगर कर्व सरफेस से देखें तो कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और कर्व सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाए तो हम देखेंगे it will be along y axis. So इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कर्व सरफेस के लिए जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन पे इससे फ्लक्स जो लिंक होगी वो 0 होगी। नाउ अगर इक्वेट करा जाए तो EA प्लस EA दैट विल बी इक्वल्स टू 2EA एंड दिस विल इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 2A को इधर ले आया जाए तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A एंड Q बाई A इज इक्वल्स टू व्हाट, इट विल इक्वल्स टू सिग्मा। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक प्लेन शीट जो इनफाइनाइट डायमेंशन की हो। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है उसमें आर पे डिपेंडेंसी नहीं है। जो आर सेपरेशन हमने ले रखा है प्लेन शीट के बाहर और प्लेन शीट के पीछे की तरफ, अगर हम प्लेन शीट ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो अगर हमने इधर आर सेपरेशन लिया है, इधर आर सेपरेशन लिया है, तो उस आर सेपरेशन पे यहाँ पे आर से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेपरेशन क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। तो इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट है किससे, टू सेपरेशन फ्रॉम प्लेन, प्लेन के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर हम इस प्रॉब्लम को जरा इसके कुछ रिजल्ट्स को देखें तो मान लिया जाए पहला केस हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्लैट सरफेस ये मैंने लिया है, ये मैं एक फ्लैट सरफेस ले रहा हूँ जिस फ्लैट सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 मैंने कहा प्लस सिग्मा 1 दैट इज लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव। और दूसरा प्लेन शीट फिर से मैंने लिया और वहाँ भी हमने जो कहा है यहाँ पे भी पॉजिटिव सिग्मा 2, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है वो कैसा किया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 2 है। इसका मतलब इस पे ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डिफरेंट लोकेशन पे कैलकुलेट करें इस अरेंजमेंट के कारण, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ओवर इट्स लेंथ, ओवर इट्स एरिया, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस विल इक्वल्स टू Q1 पॉजिटिव Q1 अपॉन A1।
उसी तरह से इसकी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव Q2 अपॉन A2, और हम इन दोनों के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण 3 पॉइंट पे 0.1, 2 और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि हमने पाया कि अगर पहला प्लेन लिया जाए, दिस विल बी द प्लेन नंबर 1, ये प्लेन 1 है, और ये हमने कंसिडर किया है दिस इज प्लेन नंबर 2, ठीक है। सो प्लेन नंबर 1 के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन राइट साइड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन 1 विल बी इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस जगह पे जो एरो इंडिकेट किया है इसके कारण। सिमिलरली P2 के कारण जो देखेंगे, P2 के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, P2 के कारण फील्ड जो होनी चाहिए वो राइट साइड होनी चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ। और P2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो अगर हम सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो सब्ट्रैक्ट दिस बाई दिस, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 क्या होगा, दिस विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। अब अगर हम 1 पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, तो हम देखेंगे P1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड, P2 के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी 1 पॉइंट पे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के कारण क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम समेशन करके सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट है सेपरेशन से, तो हम कह सकते हैं P1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यही होगी, साथ में P2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिधर प्लेन 1 के कारण होगी, और उसकी मैग्नीट्यूड भी यही होगी। तो दोनों का समेशन करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 पॉइंट जो मैग्नीट्यूड होगी वो ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब हमने पाया कंक्लूजन क्या, कि अगर हम ये कंक्लूजन हमें मिला है, दिस विल बी द कंक्लूजन। 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये, थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड E1 के बराबर, और सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ये। अब अगर इस इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन निकाला उसमें सिग्मा 1 को सिग्मा 2 के बराबर रख दिया जाए और इसकी वैल्यू सिग्मा कर ले, तो हम देखेंगे क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेकंड पॉइंट पे होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है। और 1 और 2 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम पाएंगे कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट हो तो हमारा इक्वेशन पॉइंट 1 के लिए, इस पॉइंट के लिए ये होगा, थर्ड के लिए भी यही होगा, लेकिन सेकंड पॉइंट के लिए ये होगा। और अगर उसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है उसके सिग्मा कंसीडर कर रहे, इक्वल कंसीडर करें, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगी वो 0 हो जाएगी। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है, 0, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 एंड एट 3 पॉइंट। ठीक, अब हम अगर इसी केस 1 का, ये क्या था, केस 1 का सेकंड पार्ट, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू सिग्मा हो जाए तो, अब हम कह रहे हैं केस 3 कि प्लेट नंबर 1 का जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव सिग्मा है
और प्लेट नंबर 2 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव सिग्मा है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा और नेगेटिव सिग्मा। ऐसे कंडीशन पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट रीजन। तो इसको समझते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लिया जाए हमने जो पहला प्लेन लिया था उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। दूसरा जो हमने प्लेन लिया है उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा की है। इसका मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें, 1 नंबर पॉइंट पे, 2 नंबर पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे, ये 3 डिफरेंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि इस प्लेट के कारण, प्लेट नंबर 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेकंड पॉइंट पे आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो हम कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए प्लेट से दूर। इस प्लेट के कारण अगर सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे प्लेन के तरफ। सो अगर हम देखें तो दोनों का समेशन करेंगे तो हम कहेंगे प्लेन नंबर 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो क्या हुई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेन नंबर 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का समेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहाँ आई इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पॉइंट पे। सिमिलरली अगर हम थर्ड पॉइंट पे देखें और फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो प्लेन 1 के कारण फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड, प्लेन 2 के कारण फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो इवन पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इवन पे वैल्यू आएगी 0। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे देखा जाए तो प्लेन 1 के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो राइट साइड, प्लेन 2 के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण एंगल क्या बनेगा इनके बीच में, फील्ड के बीच में 180 डिग्री के, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो थर्ड पॉइंट पे भी फील्ड क्या आएगा, 0। तो हमने पाया, हम ये कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन ये हुआ कि अगर दो प्लेन लेते हैं हम, और दोनों प्लेन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नेचर का हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा केस हो, और अगर दो प्लेन लेते हैं हम और दोनों प्लेन के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगी इस केस में अभी हम लोगों ने क्या पाया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड पाया वो क्या पाया, 0। और इसी का जस्ट अपोजिट होगा कि हम प्लेट्स अगर सेम नेचर के चार्ज कंटेन करके रखे हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी, और बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो ये हमने देख लिया कि प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी जाने। तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को जाना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में डिफरेंट कंडीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किए, स्फेयर के कारण, एक इन्फानाइट लाइन ऑफ वायर के कारण, और एक प्लेन शीट, इन्फानाइट प्लेन शीट के कारण। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।